ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। आज ह्रासमान प्रतिफल नियम किसे कहते हैं, या उत्पत्ति का ह्रास नियम किसे कहते हैं, या उत्पत्ति के परिवर्तनशील अनुपात का नियम किसे कहते हैं, आज इसको हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसको अच्छे ढंग से समझना और इसको याद भी कर लेना है, क्योंकि बहुत बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो उत्पत्ति का ह्रास नियम क्या है, जैसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इस नियम को बताया है। पर इस नियम को पहले समझते हैं, इसके बाद जो है फिर आगे की बात हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि ये नियम जो है केवल भूमि और कृषि पर लागू नहीं होता है, जैसा कि परंपरागत जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बताया था, बल्कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों पे ये लागू होता है। ये जो है अर्थशास्त्री जो है इसको हम इन्होंने कहा कि परिवर्तनशील अनुपात का इसको नियम कहते हैं। तो ये तो नियम हो गया ये, लेकिन नियम है क्या? ये कहता है, हमने बताया कि उत्पादन के दो साधन होते हैं, एक स्थिर साधन जिसमें मशीन और भूमि होती है, दूसरा क्या साधन बताया था, परिवर्तनशील साधन। इसमें कौन कौन साधन होते हैं उत्पादन के? वह श्रम, भूमि, पूंजी, कच्चे माल, बिजली, ये सब परिवर्तनशील साधन है। आगे ये आपको बता रहा है कि जब अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने हेतु उत्पादक द्वारा परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है, तब शुरू में तो कुल उत्पादन बढ़ता है, और वो बढ़ता है बढ़ते हुए दर से बढ़ता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्पादन बढ़ते हुए दर से क्या होता है और घटते हुए दर से कैसे बढ़ता है अर्थशास्त्र में। फिर घटते हुए दर पर और फिर कम शुरू हो जाता है। ये तीन चीज़ उत्पादन की स्थिति में होती है। किसी खेत में उसी खाद, बीज और पानी से जब हम एक समान साधन का जब उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं का उत्पादन जब किसान करता है, तो अगर एक ही खेत में समान साधन जैसे बीज, खाद, पानी, ये साधन हो गया गेहूं के उत्पादन का, अगर इनको एक ही अनुपात में हर साल बढ़ावे तो क्या 10 साल में जो है खेत में वही उत्पादन होगा जो पहले साल हुआ था? नहीं ना। ये क्यों ऐसा होता है? या 5 साल में जो है वही उत्पादन होगा जो पहले साल हुआ था? 5 साल में उत्पादन पहले साल की तुलना में धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वही नियम है इसमें बता रहा है कि शुरुआत में जब परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है, तब शुरू में तो कुल उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ता है, फिर घटते हुए दर से बढ़ता है, और फिर कम शुरू हो जाता है। ये आप देख रहे हो, है ना। तो अब अन्य शब्दों में, यदि उत्पादन के किसी एक या अधिक संसाधन यानी साधन की मात्रा को अगर स्थिर रखते हुए अन्य साधनों में धीरे धीरे वृद्धि की जाए, तो एक बिंदु के बाद परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपज में कमी हो जाती है। ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बात है। यहाँ देखिए, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार इन्होंने क्या बताया, उत्पादन के साधनों के एक संयोग में जैसे जैसे किसी एक साधन का अनुपात बढ़ाया जाता है, तो एक सीमा के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घटने लगता है। इसको हम ग्राफ के द्वारा तुमको समझा रहा हूँ, तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इसकी मान्यता क्या है, पहले इसकी मान्यता हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद तो फिर आगे की बात हम करते हैं। देखिए, पहला है, उत्पादन के साधनों के अनुपात को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों में हम बदलाव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये कंडीशन ये बता रहा है, शर्त ये है कि परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां जो है समान होनी चाहिए। तीसरा ये है, परिवर्तनशील साधन की पर्याप्त इकाइयों का उपयोग हो जाने के बाद यह नियम क्रियाशील हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें, चौथा मैं तुमको बता रहा हूँ कि परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी उत्पादन में, तभी ये नियम काम करता है, अन्यथा ये नियम काम नहीं करता है। समझ में आ रही बात? तो अब ये तो रहा मान्यता। अब मान्यता तो हम लोग समझ लिए। परिवर्तनशील अनुपात नियम की अवस्थाएं, इसमें 3 अवस्था होती है। तीनों को तुमको हम बारी बारी से चित्र के द्वारा तुमको बता रहा हूँ। चित्र समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चित्र बनाना भी है और उसको समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए,
परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्था होती है। तो इसमें एक होता है वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था, दूसरा होता है ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था। तो ये दोनों को जो है हम लोग टेबल और ग्राफ के द्वारा इसको समझेंगे। ये है क्या? ये कह रहा है कि जब उत्पादन के साधन एक परिवर्तनशील साधन में एक निश्चित अनुपात में यदि परिवर्तन किया जाए तो कुल उत्पादन में जो बढ़ोतरी होती है उस परिवर्तनशील साधन की जो बढ़ोतरी हुई उससे कहीं ज़्यादा होती है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ही ये टेबल हमने लिया, पहले कॉलम में श्रम और पूंजी की इकाई है, देख रहे हो 1 2 3 4 5 ये हो गया। दूसरे में कुल उत्पादन है ना, जैसे 1000 मीटर, जैसे मान लो कपड़े का उत्पादन हो रहा है इसमें, है ना, एक लेबर हुआ है तो 1000 कपड़े का उत्पादन हो रहा है मान लीजिए एक महीने में। 2 लेबर लगे हुए हैं तो 2500 मीटर कपड़े का उत्पादन हो रहा है। 3 जब लेबर हो गए और एक ही महीने में तो 4500 हो गए। आप ऐसे देख रहे हो, जरा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि दूसरा टेबल बताएंगे तो उसमें थोड़ा अंतर है। श्रम की इकाई बढ़ाने से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है, श्रम की मात्रा बढ़ रही है, उस अनुपात से कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। इधर ध्यान से देखना, देखो एक लेबर है तो 1000, 2 लेबर है तो यहाँ 2000 होगा ना, तो इसका मतलब क्या? ये समान अनुपात हो गया। जिस अनुपात में ये बढ़े उस अनुपात में ये बढ़े, तब तो वो समता नियम हो जाता है, उत्पत्ति का समता नियम उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ जरा देखिए कि जिस अनुपात में ये श्रम बढ़ रहा है ठीक उससे ज़्यादा ये बढ़ रहा है, देख रहे हो, है ना। 2 से 3 लेबर बढ़ गए तो यहाँ देख रहे हो कि ये दूना से ज़्यादा हो गया, है ना, 2500 से 4500 हो गया। इसका क्या मतलब कि जिस अनुपात में श्रम की मात्रा बढ़ रही है उस अनुपात से कहीं ज़्यादा अनुपात में वृद्धि होती है, तो ऐसे नियम को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? उत्पत्ति का वृद्धि नियम। उत्पत्ति का वृद्धि नियम या वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था कहेंगे। अब जो है, अब सीमांत उत्पादन मैंने पिछले वीडियो में तुमको बताया था कैसे निकालेंगे, तो ये आप इसको निकाल लोगे, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। यहाँ देखिए, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000, ये 2500 कुल उत्पादन, ये 1500 हो गया, इससे ये कम हो गया। इसको जरा टेबल में अगर देखा जाए, यहाँ देखिए ये जो है ये उत्पत्ति के वृद्धि नियम को बता रहा है। ये देखिए कुल उत्पादन, ये आपका ये टीपी जो है कुल उत्पादन तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, और यहीं से ये देखो ये क्या है? एमपी है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, और नीचे ये एपी है। अगर इसको टेबल को आप इसको जब ग्राफ पर आप खींचोगे, यही नंबर से खींचा गया है, दूसरा नंबर नहीं है। ये जितने नंबर दिए गए हैं इसी के आधार पर इसको खींचा गया है, समझ में आ रहा है? जब ग्राफ पर आप खींचोगे ऐसे, इस पर दिखाओ आप कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, ये वाई अक्ष पर दिखाएंगे, और एक्स अक्ष पर क्या दिखाएंगे? श्रम और पूंजी की इकाई दिखाएंगे। अगर इसको ग्राफ पर आप खींचो, इसको ये 1 2 3 4 ये श्रम की मात्रा हो गई, ये उत्पादन 10 खाना बराबर 500 मान लो इसको, है ना, तो फिर ये 5 खाना बराबर 500 मान लो, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे? ये जो है 5-5 खाना पर जो है 500 बढ़ाते जाओ, तो इस तरीके से ये ग्राफ तुम्हारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक्स पे नंबर तैयार हो जाएंगे। अब उसको जब प्लाट करोगे, एक श्रम पर जो है 1000 का उत्पादन हो रहा है ना, तो इस तरीके से जब प्लाट तीनों को करेंगे एक ही ग्राफ पर, ये कुल उत्पादन भी और सीमांत उत्पादन भी, एमपी क्या है? सीमांत उत्पादन, टीपी क्या है? कुल उत्पादन, एपी क्या है? औसत उत्पादन, ये तीनों को खींचा गया है ना। तो आप तीनों को देख रहे हो कि ये यहाँ से जो है ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, किसमें? कुल उत्पादन में, है ना, और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। ये तीनों बढ़ते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। अब
अब जरा सा आगे जरा चलो देखो, ये टेबल का मतलब समझ में बात आई। ये आप देख रहे हो, इस टेबल में श्रम की मात्रा को बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन जिस अनुपात में हम श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं ठीक उससे ज़्यादा अनुपात में यदि बढ़ाया जाता है तो इसको हम कहते हैं कि उत्पत्ति का वृद्धि नियम क्रियाशील हो गया। समझ में आ रही बात? ये तो बात आपकी हो गई। अगला पॉइंट है ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। या परिवर्तनशील का ह्रासमान नियम क्या होता है, बात एक ही है। परिवर्तनशील का ह्रासमान नियम क्या है ऐसे पूछेगा परीक्षा में, या ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था क्या होती है इसको टेबल और रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करो, ऐसे परीक्षा में आता है। उत्पत्ति का वृद्धि नियम और उत्पत्ति का ह्रास नियम, ये दोनों को मैं एक ही टेबल और एक ही चित्र के द्वारा फिर मैं दोबारा दिखाऊंगा, वो अगले वीडियो में होगा। लेकिन इस वीडियो में जो है तुमको पहले नियम समझना है। अब ये देखिए, ये कह रहा है ह्रासमान प्रतिफल का मतलब उत्पत्ति के ह्रासमान, ये नियम क्रियाशील तब होते हैं किसी भी उत्पादन के क्षेत्र में जब उत्पादन के परिवर्तनशील साधन में हम वृद्धि करते हैं जिस अनुपात में, तो कुल उत्पादन में वृद्धि होती है लेकिन घटती हुई दर से होती है। मतलब ये ज़्यादा नहीं, बस आप ही समझो कि इस अवस्था में सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों में कमी होती है ना। लेकिन कुल उत्पादन बढ़ता है, लेकिन बाकी जो है औसत और सीमांत उत्पादन क्या होती है, कम होती है। जैसा टेबल देखो आप, पूंजी और श्रम की इकाई आप देख रहे हो, इसमें टेबल में 3 ही हमने इसमें लिया है ना। कुल उत्पाद जो है, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन 15, 25 और 30 ये हो रहा। अब औसत उत्पादन देखो जरा, डाटा पर ध्यान देना क्योंकि डाटा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ये जो आंकड़ा है, तो यहाँ 15, 10, 3 है, यहाँ ये 15, 12.5, ये 10, ये मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे निकालते हैं औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। उसको वीडियो को देख करके अगर नहीं आता है तो इसको पहले समझ लो। बस ये दिया रहे और ये दिया रहे, कुल उत्पादन और श्रम की मात्रा और कुल उत्पादन अगर दिया रहे टीपी, तो आप इसको निकाल सकते हो। एपी और सीमांत उत्पादन एमपी कैसे निकालते हैं ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब ये देखो द्वितीय अवस्था लिखा है, तो इसको जरा सा टेबल में देखा जाए। ये देखिए, कुल उत्पादन तो ये बढ़ता है लेकिन सीमांत उत्पादन घटता है और औसत उत्पादन भी घटता है। जैसा कि मैंने तुमको बताया था, ये टेबल में जरा देखो, ये देख रहे हो, ये कुल उत्पादन देख रहे हो बढ़ रहा है नंबर, इससे ये घटा है। ये देखो 25 से ये कम है ना, ये 30 से कम है। और इधर भी देखिए, इससे ये तो बराबर है, इससे ये कम है और इससे भी ये कम है, देख रहे हो। तो ये एमपी नीचे जाएगा, एपी उसके ऊपर रहेगा और टीपी सबसे ऊपर रहेगा, है ना। तो उसी को लेकर देखो ग्राफ पर ही खींचा गया है। ये इस पे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन है और इसमें साधन की मात्रा है। सेम टू सेम यहाँ से देख रहे हैं, ये दूसरी इकाई से ये जो है कुल उत्पादन यहाँ बढ़ रहा है, फिर सीमांत उत्पादन घट रहा है, औसत उत्पादन घट रहा है और एमपी ये क्या है, सीमांत उत्पादन भी, दोनों ही घटते हैं। तो दोनों घटते हैं तो लागत भी कम आती है, ये भी ध्यान रहे। देखो कुल उत्पादन इसी को बोलते हैं ये धीरे धीरे बढ़ना। कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है लेकिन घटते हुए क्रम में हो रही है, यही बात है। तुमको पिछले वीडियो में हमने बताया था, ये पिछले ग्राफ में, यहाँ देखिए ये दोनों एमपी, एपी और एमपी दोनों ये बढ़ रहे हैं ऊपर, कुल उत्पादन बढ़ रहा है और ये जो है ये भी दोनों बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसको उत्पत्ति का वृद्धि नियम भी कहा जाता है। लेकिन इस टेबल में आप देखिए कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है, ये उत्पत्ति का ह्रास नियम तुमको बता रहा हूँ, ये कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन ये दोनों घट रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये उत्पत्ति में जो वृद्धि होती है वो घटते हुए दर से बढ़ती है, इसी बात को कहा जाता है। इसमें उत्पत्ति के वृद्धि नियम को ये बताता है, यानी बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ता है शुरुआत में। तो अब इसका उदाहरण तुमको मैं बताऊं, जब किसान खेत में
उत्पादन गेहूं का करता है या किसी फसल का करता है तो पहले साल बहुत तेज गेहूं का उत्पादन होता है, और 2 साल या 3 साल के बाद ये उत्पत्ति का ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। ये जो देख रहे हो, उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है ना। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ये दोनों घटने लगते हैं। यही कारण है कि कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था जरा देखें। देखो टेबल वही, आप देखो ध्यान से देखो, नंबर में देखो, ये कुल उत्पादन देख रहे हो 30, 25 और 241, सॉरी ये 26 लिखा है। एपी जो है आप ये देख रहे हो, असीमांत उत्पादन भी ये देख रहे हो, 30, 13 ये 7 हो गया, ये 30 -4 -5 ये आप देख रहे हो। ऋणात्मक प्रतिफल का मतलब ये है कि श्रम की मात्रा को बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन में देखो बढ़ रहा है, लेकिन सीमांत उत्पादन जो है ये कुछ धनात्मक है और कुछ ऋणात्मक है। इसका क्या मतलब, जरा सा रेखा से इसको देख, यहाँ देखिए उसी टेबल को यहाँ खींचा गया है। ये टीपी कुल उत्पादन घट रहा है और ये क्या है, एपी औसत उत्पादन तो घट ही रहा है, और ये क्या है, ये जो है एमपी यानी औसत सीमांत उत्पादन भी दोनों ये घट रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों घट रहे हैं और ये कुल उत्पादन घटने लगता है। ये उत्पत्ति का ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब तब फिर आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि तीनों का ये मिश्रण है, ये बस अंतिम है, उसको बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।